जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 10। ध्यान में रखिएगा, आज आपका क्या चीज़ का होने वाला था, बायोलॉजी साइंस प्लस टेक्नोलॉजी का होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू होने वाला है। आज आपका होगा 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक आपका होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप लोग को डिफिनेशन के साथ में कराया जाएगा ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। अगर उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, एंड्रेन मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो क्या फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है, एड्रियन मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। बताइए, इसका सही उत्तर आप लोग बोलिएगा तो हो जाएगा एपिनेफ्रिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रिन हो जाएगा। चलिए बताइए, एड्रियन मेडुला आपका क्या है। देखिए, एड्रियन ग्रंथि जो केंद्रीय भाग में एड्रियन मेडुला कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की भूमिगत भाग को रूपांतरित जड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पौधे के किस भूमिगत भाग को रूपांतरित जड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। व्याख्या, शकरकंद का एक उपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है जो संचित खाद्य से फल की गई है कि क्या गई, फूल गई है। इसके ग्रंथियाँ के अंतर्गत या कलियाँ नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइएगा, मानव शरीर में रक्त शर्करा के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या बोल रहा है, विचार करना है। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत कथन का पहचान करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, मानव शरीर के रक्त शर्करा के विनियमन के संबंध में। देखिए, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। एक में देखिए आपका क्या है, इंसुलिन क्या है, अग्राशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की सांद्रता कम करता है। कथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, मानव शरीर में रक्त शर्करा के विनियमन के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, इसमें गलत बोल रहा है लेकिन 1 आपका सही है। 2 में देखिए आपका क्या है, ये ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो यकृत को संचित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ध्यान में रखिए, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन गलत है, लेकिन गलत इसमें से कोई भी आपका नहीं है। चलिए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। इसमें कोई भी गलत आपका नहीं है, दोनों आपका कथन सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइएगा, पेग आम का गूदेदार खाने योग्य भाग उत्तक की कौन सी परत बनाती है। बताइए, पके आम का गूदेदार खाने योग्य भाग उत्तक की कौन सी परत बनाती है। बताइए, उत्तक की कौन सी परत बनाती है। तो आपका हो जाएगा मध्य, क्या हो जाएगा आपका मध्य मेसोकार्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, हर क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा सोल्यूशन आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग समझ में आ जाए पूरा बढ़िया। देखिए, आम के फल की बाहरी परत पेरिकॉर्प अच्छी तरह से क्या विभेदित होती है। मध्य परत जिसमें मोसोकार्प के नाम से जाना जाता है, मोटा खुदेदार मीठा और क्या रसदार उत्तक होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, मानव रक्त समूह प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मानव रक्त समूह प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, मानव रक्त समूह प्रणालियों के संबंध में कौन सा कथन इसमें आपका सही है बताना है आपको। कि एक में आपका क्या बोल रहा है, ए वीडियो रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली पर 2 सतही क्या प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होती है। कथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, रक्त समूह
ओ वाले व्यक्तियों को प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। किसके बारे में? मानव रक्त समूह के प्रणालियों के संबंध में दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका सही था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वेब 3.0 का निर्णायक तकनीकी विशेषता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी वेब 3.0 की निर्णायक तकनीकी विशेषता है? बताइए, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए, ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित विवेकी केंद्रित नेटवर्क। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिफिनेशन थोड़ा देखते हैं। देखिए, वेब 3.0 इंटरनेट का अगला संस्करण है जो मूल रूप से विवेकी केंद्रीयकरण पर आधारित है। यह ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके केंद्रीय प्रतिकारियों जैसे बड़ी तकनीकी कंपनियां से हटाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, हटाता है, देखिए कहाँ बोल रहा है, हटाता है, जिसमें से प्रयोगकर्ताओं को अपने डेटा और डिजिटल संपत्तियों पर सीधा स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त रहता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हम लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिए, जब एक RH क्या निगेटिव माता एक RH पॉजिटिव भ्रूण को गर्भ में धारण करती है तो भ्रूण की एरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाओं का प्रतिरक्षी विनाश के कारण उत्पन्न क्या है, नैदानिक स्थिति को क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। देखिए, RH नेगेटिव है माता और RH पॉजिटिव है भ्रूण को गर्भ में धारण करती है तो भ्रूण को एरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाओं के प्रतिरक्षी विनाश के कारण क्या उत्पन्न क्या है, नैदानिक स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है, देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। ध्यान में रखिएगा, फिटलेसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कैसा क्वेश्चन, कितना लंबा लिखा हुआ है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपकरण या तकनीकी नहीं है इसका उपयोग मुख्य रूप से लक्षित क्या है, जीनोम संपादक के लिए किया जाता है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपकरण या तकनीकी नहीं है जिनका उपयोग मुख्य रूप से लक्षित क्या जीनोम संपादन के लिए किया जाता है? तो आपको किया जाता है क्या, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, क्या पॉलीमेजर चेन रिएक्शन। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, क्या रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, क्या पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जीन संपादन तकनीकी नहीं है। यह एक अत्यंत संवेदनशील प्रयोगशाला तकनीकी है। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 9 बताइएगा, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में विटामिन के की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या रक्त को थक्का बनाने की प्रक्रिया में विटामिन के की प्राथमिक भूमिका क्या है? ध्यान रखिए, प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आप लोग बताइएगा। यकृत में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, विटामिन के पूछ रहा है, ये विटामिन के एंजाइम गामा क्या है, ग्लूटामिक कार्बोलिक्सेस के लिए एक आवश्यक सहकारक के रूप में कार्य करता है। यह एंजाइम यकृत में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन तथा अन्य रक्त थक्का निर्माण कारकों को संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आपका सोल्यूशन बता दिए हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करने की प्राथमिक क्रियाविधि क्या है? क्या रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रित करने की प्राथमिक क्रियाविधि क्या है? प्राथमिक क्रियाविधि क्या है? तो आप ध्यान में रखिए, कोशिकाओं में जल का प्रवेश और बहिर्वाह के माध्यम से अस्फीति दाब में परिवर्तन। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसका हम थोड़ा आप लोग को हम डिफिनेशन में बता देते हैं।
देखिए क्या अस्टोमेटा, क्या बोल रहे हैं अस्टोमेटा। देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो अस्टोमेटा का खुलने और बंद होना मुख्यतः रक्षा कोशिकाओं की स्फीति टाव दाब में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है। देखिए मानव तंत्रिका तंत्र में एक रासायनिक क्या सिनेप्स पर प्री सिनेटिक्स और पोस्ट सिनेटिक्स झिल्लियाँ को अलग करने के द्रव युक्त रिक्त स्थान को किस नाम से जाना जाता है। क्या बोला, मानव तंत्रिका तंत्र में एक रासायनिक क्या सिनेप्स पर प्री सिनेटिक्स और पोस्ट सिनेटिक्स सिनेप्टिक्स झिल्लियों को अलग करने वाले द्रव युक्त रिक्त स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जाना जाता है सिनेप्टिक्स क्या क्लेफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा भैया, अगर कहीं हमसे थोड़ा सा गलती हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हाँ देखिए सिनेप्टिक्स फ्लैटेक्स हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। देखिए रासायनिक सिनेप्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटरों को स्राव के माध्यम से तंत्रिका आवेग का संरचना करता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा जीव कुकुम्बर जोमोक वायरस की संरचना के लिए प्राथमिक वाहक का कार्य करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्या कुकुम्बर जोमोक वायरस का संरक्षण के लिए प्राथमिक वाहक कार्य करता है। ये आपका करता है कौन सा होगा, एफिडस करता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 की ओर आगे कथन एक है, कारण आर है। देखिए फोरेंसिक जांचों में इस्तेमाल होने वाले डीएनए क्या फिंगरप्रिंट मुख्य रूप से मानव जीनोम प्रोटीन कोडिंग क्षेत्रों का विश्लेषण करती है। कारण आर में मानव डीएनए में प्रोटीन कोडिंग क्षेत्र अत्यधिक संरक्षित होते हैं और व्यक्तियों के बीच यह न्यूनतम भिन्नता पाई जाती है। इसमें बोला कौन सा कथन सही है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कथन एक असत्य है लेकिन आर जो है सो सत्य है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सत्य नहीं है लेकिन आर आपका सत्य है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या लसिका अंगों और उनकी जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, लसिका अंगों और उनकी जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, इसमें बोल रहा है कितने सुमेलित हैं। देखिए एक में आपका अस्थि मज्जा में क्या बोल रहा है, प्राथमिक लसिका अंग क्या एक सही सुमेलित है, तो एक जो है आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में आपका बोल रहा है प्लीहा में क्या बोल रहा है, लिम्फोसाइट निर्माण का प्राथमिक स्थल, बिल्कुल गलत है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दो अगर हम लोग इसका सही देखेंगे प्लीहा, तो प्लीहा का हो जाता है एक, देखिए द्वितीयक लसिका अंग क्या है, द्वितीयक लसिका अंग है, ध्यान में रखिएगा। यह लसिका कोशिकाओं का निर्माण प्राथमिक स्थान नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 में देखिए क्या है, थाइमस में आपका क्या है, टी लिम्फोसाइट परिवक्ता का स्थल है, बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका लसिका ग्रंथि या पर क्या रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को रोकती है, बिल्कुल गलत है। 4 आपका बिल्कुल गलत है। 4 का आपका सही उत्तर क्या होगा, लसिका ग्रंथि सीधे रक्त प्रवाह को सूक्ष्म जीवों से नहीं पकड़ती है, क्या सूक्ष्म जीवों से नहीं पकड़ती, यहाँ रोकती है लेकिन यहाँ नहीं पकड़ती है। यह लसिका वाहिकाओं के साथ विशिष्ट अंतरालों उत्तक या और लसिका में मौजूद बाहरी प्रतिजनों को सूक्ष्म जीवों को पकड़ती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कि 1 सुमेलित है और 3 आपका सुमेलित है, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म इसमें से आपका ही सुमेलित है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियोजेज का मुख्य कार्य क्या है। क्या बोल रहा है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियोजेज का मुख्य कार्य क्या है। बताइए मुख्य कार्य क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सटीक अनुवंशिकी संशोधन हेतु क्या है, जीनोम
में लक्षित विच्छेदन उत्पन्न करना। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मानव आहार नाल में आमाशय में तुरंत बाद स्थित भागों में निकटस्थ से दूरस्थ सही अनुक्रम दर्शाता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नाल में आमाशय के तुरंत बाद स्थित भागों का निकटस्थ से दूरस्थ तक सही अनुक्रम दर्शाता है? ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा या फिर ई होगा? बताइए कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या है? डुओडेनम, जेजुनम, झेलियम, सीकम, कोलन और रेक्टम। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आर्गन ऑन ए चिप प्रौद्योगिकी का वर्णन करता है? बताइए कौन करता है? तो ये आपका एक या माइक्रोफ्लूइडिक सेल कल्चर सिस्टम है जो मानव अंगों के शारीरिक और क्या बायोमेकेनिकल कार्यों का अनुकरण करता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भैया अगर कहीं मिस्टेक हमसे पढ़ने में हो जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। क्योंकि ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एक वर्ड ऐसा आ जाएगा कि दिमाग खराब हो जाता है पढ़ने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और आंतरिक समस्थिति को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बताइए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, देखिए हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, देखिए हाइपोथैलेमस जो है शरीर के आंतरिक थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है। यह शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद चक्र का नियंत्रित करता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। चलिए बताइएगा, क्वांटम यांत्रिकी का निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत सिद्धांत का एक क्यूबिट को एक ही समय पर 0 से 1 दोनों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वांटम सुपर पोजिशन। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में? क्वांटम यांत्रिकी का नियंत्रण में कौन सा मूलभूत सिद्धांत को एक क्यूबिट को एक ही समय में 0 और 1 दोनों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है? तो क्वांटम आपका सुपर पोजिशन। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बायोस्पेस क्या है? बायोस्पेस और ट्राइस्पेस मांसपेशियों की प्रतिपक्षी क्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बायोस्पेस और ट्राइस्पेस और मांसपेशियों की प्रतिपक्षी क्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक देखते हैं क्या है। देखिए, बायोस्पेस और ट्राइस्पेस जैसी कंकालीय पेशियाँ हड्डियों पर खिंचाव बल लगाकर एक ही गति को सुगम बनाती है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका कोहनी के जोड़ पर क्या है? बाँह को मुड़ने के दौरान बायोस्पेस मांसपेशी पति अच्छी रूप से कार्य करती है और यह क्या है? शिथिल अवस्था में रहती है। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। अगर कथन 2 का हम सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाँह को मुड़ने क्या फ्लेक्शन के दौरान बायोस्पेस मांसपेशियाँ प्रेरित के रूप में कार्य करती है। बायोस्पेस प्रक्रिया से संकुलित होकर अग्रबाह के कंधे की ओर खींचती है। साथ ही ट्राइस्पेस मांसपेशियाँ विरोधी में कार्य करती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर देखते हैं हम लोग। देखिए अभिकथन 1 है, कारण आर। अभिकथन 1 में क्या? उच्च वृक्षों के एंजाइम के भीतर जल का नियंत्रण स्तंभ अपने स्वयं के भार के कारण टूटता नहीं है। कारण आर में क्या बोल रहा है? उच्च वृक्षों को जाइलम के भीतर जल का नियंत्रण स्तंभ अपने स्वयं के भार के कारण टूटता नहीं है। कारण आर में पत्तियों के रंध्र
से जल का वाष्पन जाइलम में एक प्रबल ऋणात्मक दाब या खिंचाव उत्पन्न करता है। इसमें सही कथन चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर ध्यान में रखिएगा आप लोग, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ध्यान में रखिए, कथन अभिकथन ए और कारण आर दोनों जो है सही है, और आर की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो मानव उपस्थिति के गुणों और कोशिकीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मानव उपस्थिति के गुणों और कोशिकीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत चुनने बोल रहा है, इसमें इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। कथन एक में देखिए क्या बोल रहा है, उपस्थिति का ठोस अंतर कोशिकीय पदार्थ यांत्रिक दबाव का प्रतिरोध करता है। ये तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है गलत कौन सा है, 3-4 गो में से, ये तो आपका सही है। दो देखिए आपका क्या है, कॉन्ड्रोसाइड बिना किसी आवरण युक्त गुहाओं को एक तरल भ्रम कोशिकीय मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से निलंबित रहते हैं, बिल्कुल गलत है। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। अगर 2 का हम सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आप लोग का, ध्यान से सुनिएगा, बाँह को कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। इसका अगर सही उत्तर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए उपस्थिति के विशिष्ट प्राथमिक कोशिकाएं हैं, ये कोशिका तरल माध्यम के रूप में नहीं तैरती है। ध्यान में रखिएगा, यह लेकुन नामक छोटी सूक्ष्म गुहाओं के भीतर सख्त से बंद रहती है। 3 देखिए आपका क्या है, तो ये उपस्थिति ऊतक में आंतरिक रक्त वाहिका का एक सघन जाल होता है, बिल्कुल 3 भी देखिए आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग अगर सही उत्तर देखेंगे, देखिए उपस्थितिक ऊतक में क्या, उपस्थितिक ऊतक मूलतः रक्त वाहिकाओं में रहित होता है। इसमें रक्त वाहिका की सीधी आंतरिक आपूर्ति बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। उपस्थित मानव के बाहरी कान का संरचनात्मक ढांचा बनाती है, बिल्कुल सही है। इसमें बोला था कौन सा गलत है, तो 2 और 3 आपका इसमें गलत है। 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है, अतः निम्नलिखित में से कौन सी एक आभासी फल है, तो आपको सबको पता ही आपका काजू हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, काजू एक आभासी फल का उत्कृष्ट उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला 24वां प्रश्न देखिए, लिफी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मुख्यतः किस माध्यम का उपयोग करता है, बताइए। LIFI डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मुख्य रूप से किस माध्यम का उपयोग करता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हृदय प्रकाश का। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देखिए, LIFI मतलब लाइफ क्या, लाइट फिडेलिस रेडियो तरंग के बजाय दृश्यक प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग करके डेटा संचारित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कहते हैं मानव जीव की ऊपरी पृष्ठीय सतह पर छोटी उभार वाली संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है, मानव जीव की ऊपरी पृष्ठीय सतह पर छोटी उभार वाली संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपका पीपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीपीली कहा जाता है, पीपीली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मानव जीव की एक स्वतंत्र रूप से गतिशील मांसपेशियों का अंग है। इसकी ऊपरी पृष्ठीय सतह विशिष्ट छोटे स्थल उभारों से ढकी होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 26 की ओर। देखिए, कार्टी सेल थेरेपी, कार का अर्थ क्या है, बताइए। कार्टी सेल थेरेपी में कार का क्या अर्थ है, बताइए, कार का क्या अर्थ है, इसका हो जाएगा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 27वां प्रश्न देखिए, मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन
सही है। चलिए इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए एक देखते हैं आपका क्या, ये पित्ताशय आहार संबंधी वसा क्या पारसीकरण को सुगम बनाने के लिए सक्रिय रूप से पित्त रस का संश्लेषण करता है। क्या कथन एक सही है, तो बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे एक का, तो हो जाएगा पित्ताशय में पित्त का संश्लेषण के लिए आवश्यक जैविक क्या है, कोशिकीय तंत्र नहीं होता है। क्या होता है, कोशिकीय तंत्र नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, कोशिकीय तंत्र नहीं होता। पित्त रस का संश्लेषण और स्राव केवल यकृत में स्थित यकृत कोशिकाओं द्वारा ही होता है। यकृत कोशिकाओं द्वारा ही होता है, ध्यान में रखिएगा। दो में देखिए क्या है, ड्यूडेनम को यकृत क्या अग्राशय वाहिनी के माध्यम से एक साथ पित्त और अग्राशय स्राव प्राप्त होता है। दो आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो इसमें से आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 28 की ओर। चलिए बताइए, मानव आमाशय की जठर ग्रंथियां की कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हेतु उत्तरदायी होती है। बताइए, मानव आमाशय की जठर ग्रंथियों की कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव हेतु उत्तरदायी होती है। तो ये आपको हो जाती है कौन सा, प्रिएटल कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संबंध में इस चीज़ पर आप लोग को फोकस करना है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, एक में देखते क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आमतौर पर एक मृत वंश के माध्यम से विरासत में मिलाता है। बिल्कुल कथन एक आपका सही है। कथन दो में, ये विकार कोशिकीय एटीपी उत्पादन को बाधित करते हैं और मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा मांग वाले अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय और कंकाल के मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रियल के संबंध में कथन एक और दो आपका बिल्कुल सही है। तीन पे देखते हैं आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल क्या रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल अनुवंशिकी दोषों वाले प्रभावित वयस्क क्या रोगियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है। तीन जो है, कथन तीन आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। तीन को माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, अंतःस्रावी और क्या वही अस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, अंतःस्रावी और वही अस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, एक में देखते हैं, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या वाहिकाओं के अनुपस्थिति के कारण अपने स्राव को सीधे ग्रंथ के चारों ओर मौजूद क्या ब्रह्म कोशिकीय तरल से छोड़ती है। बिल्कुल आपका कथन एक आपका सही है। इसमें कथन दो पर ध्यान देते हैं हम लोग। कथन दो पर क्या है, वही अस्रावी ग्रंथियों के वाहिका प्रणाली के माध्यम से संश्लेषमा कान का मोल और पाचक एंजाइम के पदार्थ बाहर निकालती है। बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों इसमें से आपका सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न नंबर 31 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 31 बताइएगा। देखिए, स्टेम कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, स्टेम कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। कथन एक आपका इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है। एक में देखिए क्या, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं क्या प्लुरिपोटेंट होती है और मानव शरीर में लगभग सभी विशिष्ट कोशिकाओं प्रकारों में विभेदित हो सकती है। एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका क्या है, देखिए, परित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को जन्म के बाद स्वामित्व के रूप में गर्भनाल और क्या प्लेसेंटा से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल गलत है। कथन तीन देखिए एक बार क्या है, वयस्क स्टेम कोशिकाओं सामान्यतः क्या है, मल्टीपोटेंट होती है और इसमें से आमतौर पर अपने संबंधित उत्तक की कोशिकाओं में ही विभेदित होती है। तीन आपका बिल्कुल सही है।
जिसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए 1 और 3 दो काम सोल्यूशन नहीं लिखे हैं, माफ़ कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। किसी जीव फिनोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या किसी जीव के फिनोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। एक देखिए आपका कौन सा है, इसमें से जीव सभी प्रत्यक्ष भौतिक, व्यवहारिक और जैव रासायनिक लक्षण शामिल होते हैं। एक तो आपका देखिए बिल्कुल सही है, फिनोम के संबंध में एक सही है। बी देखिए कि अपेक्षाकृत स्थित जीनोम के विपरीत फिनोम गतिशील होता है, जीव के जीवन काल के दौरान बदल सकता है, बिल्कुल सही है। बी भी आपका सही है, गलत बोल रहा है यहाँ, लेकिन बी, ए और बी आपका सही है। सी में देखिए आपका क्या है, यह जीव डीएनए अनुक्रमण द्वारा निर्धारित होता है और पर्यावरणीय प्रभावों से स्वतंत्र रहता है। सी आपका बिल्कुल गलत है। डी में आपका क्या है, यह जीनोम एपिजेनेटिक कारणों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के प्रत्यक्ष परिणाम को दर्शाता है। ध्यान रखिए डी आपका बिल्कुल सही है। सी जो आपका गलत है, इसका हम लोग सही उत्तर अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी फेनोटाइप की परिभाषित विशेषता यह है कि यह पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है। यह एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। माफ़ कर दीजिएगा भैया, इसका सलूशन हम नहीं लिख पाए हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन गलत है फिनोम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कपाल निम्नलिखित में से किस अस्थि गुहा में स्थित होती है? बताइए मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कपाल निम्नलिखित में से किस अस्थिल गुहा में स्थित होती है? ध्यान में रखिए कहाँ स्थित होती है, तो आप लोग सीधा बताइएगा, शिला टर्टिका में होती है। कहाँ होता है? टर्सिका में, तो शिला टर्सिका में होती है। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 34 की ओर बढ़ते हैं। पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से लैंग नामक मसाला प्राप्त होता है? पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से लौंग नामक मसाला प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सूखे ना खिले हुए पुष्प कलिकाएँ से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर हम लोग। चलिए बताइएगा, ये आधुनिक चिकित्सा तकनीकी में बायोसेंसर का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आधुनिक चिकित्सा तकनीकी में बायोसेंसर का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक विशेष क्या विश्लेषणात्मक उपकरण जो किसी विशिष्ट रसायन बायोमार्कर को मापने के लिए एक जैविक पहचान तनाव एक भौतिक क्या सूचकांक के साथ जोड़ता है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। मानव वयस्कों में आहार आयोडीन का दीर्घकालिक कमी का प्राथमिक शारीरिक परिणाम क्या है? तो मानव वयस्कों में आहार में आयोडीन दीर्घकालिक कमी का प्राथमिक शारीरिक परिणाम क्या है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कि देखिए हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड ग्रंथ के असामान्य रूप से बढ़ना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पढ़ने में भैया हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। यह हाइपोथायराइडिज्म डायज्म और थायराइड ग्रंथि का असामान्य रूप से बढ़ना। चलिए आगे 37वें प्रश्न पे पादप जड़ों द्वारा जल अवशोषण के दौरान क्या प्रसारण की प्रक्रिया के सबसे सटीक वर्णन क्या है? बताइए पादप जोड़ों द्वारा जल का अवशोषण के दौरान प्रसारण की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन क्या है? सबसे सटीक वर्णन आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा। देखिए ए में आपका क्या है, मृदा के उच्च जल देखिए विभव वाले क्षेत्रों जड़ की कोशिकाओं
को कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर एक चयनात्मक परागमय झिल्ली के माध्यम से जल का संचयन, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त प्लाज्मा का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त प्लाज्मा का घटक नहीं है। ये आपका कौन सा है जो प्लाज्मा का घटक नहीं है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन है, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। पौधों के विशिष्ट अनुकूलन और उनके संबंधित पर्यावरणीय तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। मतलब पौधों को विशिष्ट अनुकूलन और उनके संबंधित क्या पर्यावरणीय तनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए, इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए एक में आपका क्या है, मांसाहारी पादपों द्वारा शिकार पकड़ने की क्रियाविधि। देखिए एड्रेस दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है पोषक तत्वों को हरित मृदा में नाइट्रोजन की कमी, बिल्कुल सही है। 2 में आपका क्या है, न्यूमेटोफॉर्स, क्या है न्यूमेटोफॉर्स जलमग्न मृदा में ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल सही है। डी में आपका है सजीवी मूल ग्रंथिकाएँ, क्या रेतीली मिट्टी में पोटेशियम की कमी, बिल्कुल गलत है। कथन 3 जो है सो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए। कथन 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दलहनी पौधों में नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में अनुकूलन के लिए क्या राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सजीवी जड़ ग्रंथियाँ बनते हैं, ना कि पोटेशियम की कमी वाली मिट्टियाँ में, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें से आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा, ये प्रमुख स्त्री लैंगिक हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, प्रमुख स्त्री लैंगिक हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही है। कथन 1 से हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए विकासशील डिम ग्रंथि क्या पुटिकाएँ मुख्य रूप से नाइट्रोजन नामक क्या स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है। कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका क्या है, कॉर्पस ल्यूटिनियम क्या है प्रोजेक्टेरॉन का मुख्य स्राव करता है, जो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है, बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 41 पढ़ते देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई शब्दावली और उनके विवरणों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 1 में देखिए क्या आपका मशीन लैंगिक, 1 में आपका मशीन लैंगिक, इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे एल्गोरिदम, देखिए यहाँ है ऐसे एल्गोरिदम जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने और स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिए आपका क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देखिए यहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई मॉडल क्या प्रशिक्षण को गति देने के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट क्या हार्डवेयर और माइक्रोचिप है। ध्यान में रखिए कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण क्या हार्डवेयर नहीं है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वह शाखा है जो कंप्यूटर को मनुष्यों की तरह पाठ और बोले गए शब्दों को समझने की क्षमता प्रदान करने से संबंधित है। कथन 3 देखिए आपका क्या है,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसमें क्या है, मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए विशाल क्या डेटा सेट का प्रशिक्षित डीप लर्निंग सिस्टम, बिल्कुल 3 जो है सबका सही है। 4 देखिए अब क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेंड्स ट्रांसफॉर्मर, यहाँ देखिए क्या है, इसका हो जाएगा अनुकूलन प्रसंस्करण के लिए एक सेल्फ क्या है, अंटेशन तंत्र पर आधारित न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ध्यान में आर्किटेक्चर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो है एक केवल 3 युग्म सुमेलित है, केवल 3 युग्म आपका सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर चलिए प्रश्न नंबर 42 को देखिए, मानव अग्नाशय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अग्नाशय, ध्यान में रखिएगा, इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए 1 में आपका अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो सी का आकार क्या ड्यूनियम दोनों भागों के बीच स्थित होती है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका अग्नाशय का बहिर्स्रावी भाग एंजाइमों से युक्त एक क्षारीय अग्नाशय के रस का स्राव करता है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है लैंगरहैंस का द्वितीय पद्यांश अंत अस्रावी भागों का प्रतिनिधित्व करती है और अल्फा कोशिकाओं और बीटा कोशिकाओं से बनी होती है, जानवर 3 भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका इसमें से सही था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 43 की ओर। देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्वांटम प्रौद्योगिकी के प्राथमिक अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्वांटम प्रौद्योगिकी प्राथमिक अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कौन सा कथन आपका इसमें से सही है। चलिए देखते हैं कि 1 में आपका क्या बोल रहा है, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, ध्यान रखें 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है दवा की खोज के लिए आणविक अंतःकोशिकाओं का अनुकरण, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है 1, 2 आपका सही है। 3 में आपका है क्वांटम सेंसर का उपयोग करके जीपीएस रहित वातावरण में सटीक क्या है नेविगेशन, ध्यान रखें 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। 3 भी आपका देखिए सही है। 4 आपका क्या है विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर स्वायत्तता स्मार्ट अनुबंधों का निष्पादन, बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल गलत है। 5 में देखिएगा बड़े पैमाने पर क्या है लॉजिस्टिक्स और वित्तीय प्रणालियों का अनुकूलन, 5 आपका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1, 2, 3 और 5 आपका इसमें से सही था, ध्यान में रखिएगा। 4 आपका इसमें गलत था। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को क्या सर्वगामी कहा जाता है, सर्वगाही कहा जाता है, सर्वगाही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, बताइए किस समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो आपका ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, वह वनस्पतिक शब्द क्या है जो उस क्या डंठल के लिए उपयोग किया जाता है जो पत्ती के फलक को तने से जोड़ता है, क्या फलक को तने से जोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पेटियोल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, प्रतिवर्ती चाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, फ्लैक्स ARC के बारे में, ध्यान में रखिएगा। प्रतिवर्ती चाप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इन तीनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, इस चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। देखिए 1 में आपके क्या है, प्रतिवर्ती चाप एक तांत्रिक पथ है जो किसी उद्दीपन के प्रति
अनैच्छिक और तत्काल प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है। ध्यान में रखिएगा, कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका संवेदी न्यूरॉन क्या रिसेप्टर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग आवेगों को प्रसारित करता है। ध्यान में रखिए, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है गतिशील न्यूरॉन मेरुरज्जु से प्रभावक अंग आवेगों को ले जाता है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती से आपके संबंध में तीनों कथन आपका इसमें सही है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें बोल रहा कौन सा गलत है, लेकिन इसमें तीनों आपका सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब आपका सही है। 47वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रात के समय पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। बताइए, रात के समय पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, जबकि कोशिकीय श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जारी रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए, गाय के दूध के पोषण संबंधी संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, गाय के दूध की पोषण संबंधी संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, कौन सा कथन सही है आपका। एक में आप देखिए क्या है, गाय के दूध को लगभग पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें से आयरन की कमी होती है। बिल्कुल आपका इसमें से सही उत्तर चुने बोल रहा है, तो बिल्कुल आपका एक सही है। 2 में आपका क्या है, डेयरी का दूध विटामिन सी का एक प्रमुख प्राथमिक आहार स्रोत है। बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, अगर 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, दूध विटामिन सी का बहुत ही खराब स्रोत है। प्राकृतिक रूप से मौजूदा थोड़ी मात्रा में विटामिन सी भी पश्चुकीकरण प्रक्रिया के दौरान गर्मी में पति संवेदनशीलता के कारण अक्सर और कमी हो जाता है और यह नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। 3 में देखिए आपका क्या है, दूध में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं, जिसमें से कैसिन और वह प्रोटीन शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका इसमें से सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग प्रश्न नंबर 49 की ओर। बताइएगा, आवृत्तिजीवी के अनावृत्तिजीवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, आवृत्तिजीवी और अनावृत्तिजीवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर आपके क्या जाएगा, इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 देखते हैं हम लोग क्या है, अनावृत्तिजीवी पौधों के जाइलम में रासायनिक वाहिकाओं और फ्लोएम में सकोशिकाओं का अभाव होता है, जो कि आवृत्तिजीवी पौधों को विशिष्ट विशेषताएं हैं। बिल्कुल सही है। 2 में आवृत्तिबीजी पौधों में भ्रूणपोष समानता क्या है, रेगुनित होता है और इसका निर्माण द्विनिषेचन के बाद होता है, जबकि अनावृत्तिबीजी पौधों में पोषण उत्तक गुहिनित होते हैं और इनका विकास निषेचन से पहले हो जाता है। 2 भी आपका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका इसमें से सही है। चलिए प्रश्न नंबर 50 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। बताइए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 1 में आपका देखिएगा, देखिए परम मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है और यह बुद्धि और स्मृति का केंद्र है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, अनुमस्तिष्क स्वैच्छिक गतिविधियों के दौरान शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपको दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 51 की ओर। देखिए आपका क्या बोल रहा है, वह कौन सा वनस्पति शब्द है जो बीज के उस अनुकरण को वर्णित करता है जिससे बीजजनक पौधे का जड़ रहता है, जैसा कि कई मैंग्रोव प्रजातियों में देखा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीबी पेरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए प्रश्न नंबर 52 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? इस चीज़ पर हम लोग को फोकस करना है। देखिए, एक में आपका क्या बोल रहा है, विषाणुओं क्या अकोशीय इकाइयाँ हैं जिनमें कोशिका द्रव या कोशिकांग नहीं होते हैं। क्या कथन एक आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। विषाणुओं के संबंध में कथन एक आपका सही है। कथन 2 में देखिए आपका क्या है, किसी जीवित पोषक के बाहर विषाणु अक्रिय क्रिस्टलीय संरचनाओं के रूप में मौजूद रहते हैं जिनमें कोई क्या चयापचय गतिविधियाँ नहीं होती। क्या बताया? चयापचय गतिविधि नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए 1 और 2 दोनों सही है। 3 में देखिए आपका क्या है, यह एकल विषाणुओं कण में प्रतिकृति का सुविधाजनक बनाने के लिए डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ होते हैं, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए दोनों बिल्कुल गलत है। अगर कथन 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वायरस में अनुवंशिकी वायरस में फिर से इसका आंसर सुनिए। देखिए, वायरस में अनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या तो आरएनए होता है, लेकिन कभी भी दोनों एक ही कण में नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों में से एक ही होता है, दोनों नहीं होता है। 4 में देखिए क्या है, बैक्टीरियोरेजेज विषाणुओं के एक विशिष्ट श्रेणी है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करती है और उनके भीतर प्राकृतिक बनाती है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा 4 आपका बिल्कुल सही है। यानी इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही बोल रहा था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका सही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्या वर्णकों द्वारा प्रकाश के अवशोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा प्रकाश के अवशोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें में से कौन सा कथन सही है? 1 में देखिए क्या है, क्लोरोफिल वर्णक क्या स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में अपनी अधिकतम प्रकाश अवशोषण दक्षता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। 2 में पौधों की पत्तियां मुख्य रूप से हरी दिखाई देती है क्योंकि क्लोरोफिल अणु के प्रकाश की हरी तरंग दैर्घ्य का प्रबलता को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल गलत है। 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। अगर 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह एक क्या है, क्लासिक वैचारिक भ्रम है। पौधे के हरे इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल हरे प्रकाश का अवशोषित नहीं करता है बल्कि उसे परावर्तित या प्रसारित करता है। ध्यान में रखिएगा, यह सबसे कम अवशोषित वाले तरंग दैर्घ्य हैं। ध्यान दीजिएगा। 3 में आपका है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण का एक्शन क्या स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए के अवशोषण क्या स्पेक्ट्रम में बहुत निकटता सा मेल खाता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3 इसमें से सही है। तो 1 और 3 आपका कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, अगर वीडियो आप लोग हमसे कुछ गलती हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्पी पादपों में क्या परागण का सही परिभाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुष्पी पादपों में परागण की सही परिभाषा है? बताइए कौन सा सही परिभाषा है? तो ये आपका हो जाएगा परागकणों का परागकोशी क्या स्त्री केसर क्या वर्तिक्राग तक स्थानांतरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 55 की ओर। चला खाली कथन 1 कथन 2 देते देते ज़रा दिमाग खराब कर दिया, पागल कर दिया आदमी यार। मानव हृदय प्रणाली और दोहरे परिसंरचना की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मानव हृदय प्रणाली और दोहरे क्या परिसंचरण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? 1 में आपका दाएं अलिंद और दाएं नीलन के बीच एक द्वारा त्रिबुलन कपाट द्वारा सुरक्षित होता है, बिल्कुल आपका सही है। बी में आपका है क्या प्रणालीगत परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रक्त
दाएं निलय से फेफड़े तक ऑक्सीजन युक्त होने के लिए परिवहन शामिल है, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक इसमें से आपका सही था। 56वां प्रश्न देखिए, मानव के धमनियों रक्तचाप को मापने के लिए विशिष्ट चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एस्फिगमो मैनोमीटर, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है भैया, हम भी तो इंसान हैं ना। सुबह से 3 सेट बना चुके हैं, एडिटोरिया का बना चुके हैं, दृष्टि IAS का बना चुके हैं, ये देखिए अभी खान सर का बना रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन से निकलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के निकलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। फिर से कथन बोला गया है, कौन सा कथन सही है? तो एक में देखिए क्या है, हरे पौधे द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन जल के विभाजन से उत्पन्न होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया और बैगनी सल्फर बैक्टीरिया दोनों अपनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं द्वारा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए सिर्फ बिल्कुल सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। देखिए, प्रजनन संरचनाओं और उनकी संबंधित विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें रखिएगा क्या, प्रजनन संरचनाओं और उनकी संबंधित विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए में देखिए क्या है, जूस्पर्स शैवाल में आमतौर पर पाए जाने वाले गतिशील क्या कशाभिक और लैंगिक विषाणु, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में आपका जम्मा लीवर वाट्स में पाए जाने वाले हरे बहुकोशिकीय और लैंगिक प्रजनन अंग, बिल्कुल सही है। बाकी 3 और 4 आपका सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही सुमेलित है। ध्यान में रखिएगा, 3 और 4 का हम सोल्यूशन नहीं लिखे हैं क्योंकि साइंस से भी साइंस को उतना आंसर हम लोग को मिला ही नहीं है। मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों और शिराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों और शिराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है ताकि वे हृदय के पंप किए गए रक्त उच्च दाब को सहन कर सके। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के एजेंटिक AI पारंपरिक जनरेटिव AI प्रणालियों के से सर्वाधिक प्रयुक्त ढंग से अलग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ किसी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों का एक श्रृंखला की योजना बना सकता है और उन्हें स्वतः रूप से निष्पादित कर सकता है। हम दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। चलिए 61 नंबर, पौधे के तने के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। पौधे के तनों के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चुनने बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? नीचे देखिए फुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, बताइए। यहाँ दिया सही उत्तर चुनने के लिए, यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट हो रहा है भैया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट हो रहा है। चलिए छोड़िए, हम ये ऑप्शन के तौर पर हम बता देते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। देखिए एक में आपके क्या बोल रहा है, तने पर पत्तियाँ, फूल और फल लगते हैं जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के लिए संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है, यह जड़ों से जल का खनिज का संवहन करता है तथा तैयार भोजन को पौधे का अन्य भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है।
3 में आपका पौधे के तनी पूरी तरह से ज़मीन पर उतर ऊपर पाए जाने वाले अंग होते हैं और वे ज़मीन के नीचे भंडारण के लिए स्थानांतरित नहीं होते। बिल्कुल गलत है, 3 जो है सो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन गलत है। देखिए आपका डी जो है इसमें गलत है, यानी 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही की जगह पर यहाँ पे आप गलत लगा दीजिए। कौन सा उत्तर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका केवल 3 गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पौधे के तने ज़्यादातर हवा में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के से भी विकसित किया जा सकता है कि वे भोजन भंडारण के कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से ज़मीन के नीचे उग सके। इसका सबसे आम उदाहरण आलू है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर प्रश्न, मानव फेफड़े में क्या रेस्पिरेटरी मानव फेफड़ों के रेस्पिरेटरी क्या वॉल्यूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या वॉल्यूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है, देखिए टाइडल वॉल्यूम सामान्यतः क्या है, आरामदायक श्वसन के दौरान अंदर ली गई या बाहर छोड़ी गई हवा की मात्रा को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, 2 आपका गलत है। इसका सोल्यूशन देखिए भैया हम लोग नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, इस बार हम लोग को माफ़ कर दीजिएगा। अगला वीडियो से हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे एकदम, क्योंकि इसका सेट ही बहुत कल ही सेट हुआ, लेकिन आज मेरे पास आया है। 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एडिटिव क्या मैन्युफैक्चरिंग में 4D प्रिंटिंग अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए ब्रह्म उद्दीपनों के प्रति प्रक्रिया स्वरूप समय के साथ अपने आकृति या गुणों में को परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट सामग्री का उपयोग करके संरचनाओं में त्रिआयामी 3D मुद्राएं तकनीकी है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न पर जाते हैं। देखिए 64 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में दिया क्या, उपग्रह की कक्षा। सूची 2 में दिया है ऊंचाई। चलिए मिलान करते हैं। देखिए 1 में आपका है निम्न भूकक्षा, ये आपका हो जाएगा LEO, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा, 2000 किलोमीटर से कम। देखिए सूर्य तुल्यकालिका कक्षा SSO, ध्यान रखिए SSO, ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा, 600 से 800 किलोमीटर के बीच। 80 में आपका मध्यम पृथ्वी कक्षा MEO, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए 2 में हो जाएगा, 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक। डी में हो जाएगा भू स्थिति कक्षा GEO, ये हो जाएगा 35,786 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। 65 नंबर प्रश्न देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं RBCS और हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। बताइए, क्या RBCS और हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनने बोल रहा है इसमें, इस पर फोकस कीजिएगा। देखिए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की प्रतिबंधक क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक होती है। बिल्कुल गलत है, अधिक नहीं होती, बहुत कम होती है। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर 3 जो आपका इसका गलत हो गया, इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड CO के प्रति आकर्षण स्थिति ऑक्सीजन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, यह लगभग 200 गुना से अधिक है। ध्यान दीजिएगा। बाकी A, B और D आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम प्रौद्योगिकी का मौलिक सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वांटम डेटरमिनिज्म। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 67 की ओर।
बताइए मानव पोषक तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मानव पोषक तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर क्या है? इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक में देखिए क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की योजना ज़्यादातर मात्रा में ज़रूरत होती है, खास करके कैलोरी और स्ट्रक्चरल क्या है बिल्डिंग्स ब्लॉक्स के लिए। ध्यान में रखिए, एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व कैलोरी वाली ऊर्जा उत्पादन न करने के बावजूद शरीर की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ध्यान में रखिए, ये भी आपका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन आपका इसमें से सही था। अगर कहीं भी हमसे मिस्टेक हो जा रहा है भैया तो प्लीज़ कमेंट में कुछ मत बोलिएगा, आप लोग प्लीज़ समझिएगा बात को। हम भी इंसान तो हमसे भी गलती हो जाता है, 2-2 3-3 को पूरा सेट बना रहे हैं सुबह से एकदम। देखिए, उच्च पौधों में परिवहन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? उच्च पौधों में परिवहन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कौन सा कथन सही है। एक में देखिए क्या है, जालम उपचाई ऊर्जा का सक्रिय अवयव द्वारा जल और खनिज को एक दिशात्मक परिवहन को सुगम बनाता है, बिल्कुल गलत है। तीन में आपका क्या, फ्लोएम शर्करा एटीपी निर्भर लैंडिंग के माध्यम से कार्बनिक पोषक तत्वों को द्विदिशीय स्थानांतरण करता है, बिल्कुल सही है कथन। इसके बारे में उच्च पौधों में परिवहन तंत्र के संबंध में कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसरो के प्रक्षेपण वाहनों और उनकी प्राथमिक फ्लोट क्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? देखिए, इसरो के प्रक्षेपण वाहनों और उनकी प्राथमिक पेलोड क्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित है। एक में देखिए क्या, SSLV क्या, लो अर्थ ऑर्बिट 500 किलोमीटर तक, बिल्कुल गलत है। क्या, अच्छा, इसमें बोला कौन सा सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा बोला सुमेलित है। तो देखिए, एक आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में आपका PSLV सन सिंक्रोसन पोलर ऑर्बिट ये 1750 किलोमीटर तक है, बिल्कुल सही है। सी में आपका है LVM3 का जियो सिंक्रोसन्स ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिटर 4000 किलोग्राम तक है, बिल्कुल आपका ये जो लग रहा है कि सही है। डी में आपका GSLV MK2 लो अर्थ ऑर्बिट 10,000 किलोमीटर तक, बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे डी का तो ये हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए, भूतकालिक उपग्रहण प्रक्षेपण यान GSLV MK2 3 चरणों वाली यान है। इसमें से 10,000 किलोमीटर भार वहन करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इसकी शक्ति नहीं है। 10,000 किलोग्राम भार वहन क्षमता वाली लगभग 6,000 किलोग्राम है। कितना है यहाँ पे काट दीजिएगा, 6,000 ग्राम लिख दीजिएगा, यहाँ 6,000 ग्राम लिख दीजिएगा, 1 0 काट दीजिएगा, यहाँ पे 6,000 ग्राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला था कौन सा, 69 नंबर प्रश्न का, इसमें बोला निम्न कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कैसा क्वेश्चन दे दिए यार, इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित है, बताइए। इसमें 4 जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सो आपका इसमें सुमेलित नहीं है। बताइए, आपका 10,000 नहीं, आपका 6,000 किलोग्राम तक होगा, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। बताइए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया इसका। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से आपका सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
अगर ये वाला प्रश्न में आपको सही आंसर अगर कुछ पता भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 69 नंबर प्रश्न का। 70 नंबर प्रश्न देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स का प्राथमिक शारीरिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोट लगने के वजह पर रक्त का थक्का जमने या रक्त को जमाने की प्रक्रिया शुरू करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऊपर में सही उत्तर बोल रहा है। शारीरिक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नोड्स के बीच संचार के कई रास्तों की उपलब्धता के कारण उच्चतम दोष का सहनशीलता प्रदान करती है? सहनशीलता प्रदान करती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में करती है, मेश नेटवर्क, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन नेशंस एरोनॉटिक्स एंड स्पेस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था? नासा द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन नेशन नासा द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था? तो आपका नासा द्वारा कौन सा लॉन्च नहीं किया गया था? तो ये आपका बायोमास मिशन नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, नेविगेशन प्रणाली है, देश और क्षेत्र है। चलिए मिलान करना है इसके। देखिए, ग्लोनास ये आपका हो जाएगा, 4 में हो जाएगा रूस। गैलीलियो ये आपका हो जाएगा, 1 में हो जाएगा यूरोपीय संघ। वैदो सी हो जाएगा आपका, 2 में हो जाएगा चीन। और नाविक हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर 74 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कार्य सिद्धांत का सबसे बेहतर वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का कार्य का सिद्धांत का सबसे बेहतर वर्णन करता है? बताइए कौन करता है? तो ये आपका करता है, यह अत्यंत कम तापमान पर संग्रहित तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे क्या प्रणोदकों को जलाकर क्या है प्रणोदन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है ये 75 नंबर प्रश्न। कल से देखेंगे हम लोग 76 से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक। बताइए, जब रक्त ऊतकों की कोशिका से होकर प्रभावित होता है तो जो द्रव कोशिकाओं के बीच के स्थानों में प्रवेश करता है और बाद में वाहिकाओं को एक समांतर जाल द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लसिका कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? तो लसिका कहा जाता है। चलिए भैया, बहुत मेहनत लगा भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।